तो लोकी सीजन 2 के खत्म होने के बाद मैंने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एमसीयू सुपर हीरोज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के ऊपर लाओ, तभी पता चलेगा कि एमसीयू का सबसे पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर कौन सा है। तो आज का ये वीडियो यही है। आज हम 10 उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो एमसीयू के अंदर जिंदा है एंड हमें दिखते आए हैं। जो कैरेक्टर मर चुके हैं लाइक ओडिन, उन्हें हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। शुरू होने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम उन्हीं कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे जो हमें एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखे हैं। इसके बाद मार्वल की जितनी भी मूवीज है या कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले देख पाओ। एंड अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, ज्वाइन कर लो उसे। सर्टर यानी फायर डिनम ने दूसरी बार रैग्नारोक स्टार्ट किया थॉर रैग्नारोक मूवी में। पहली बार जब इसने किया था तो ओडिन ने इसे रोक लिया था। सर्टर फायर मैनिपुलेशन को यूज कर सकता है एंड अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की हेल्प से भी फायर को जनरेट करता है एंड इसी की हेल्प से इसने हेला को मार दिया था एंड एस्कार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हल्क एंड हेला जैसे बीइंग सर्टर के आगे क्या कर पाए आपने ये देख ही लिया। सर्टर ने रैग्नारोक किया, पूरे एस्कार्ड को डिस्ट्रॉय किया एंड बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसके बाद सर्टर का क्या हुआ, तो मैं बता दूं कि वो अपने रेलम मोफेसियम में वापस चला गया था इस डिस्ट्रक्शन के बाद। हाँ, पहले जब भी हम सर्टर का नाम लेते थे तो ओडिन या ईगो जैसे कैरेक्टर्स का नाम इसके साथ जोड़ते थे, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि ओडिन एंड ईगो की डेथ हो चुकी है तो मैंने उन्हें ऐड नहीं किया है। मैं यहाँ पे एरिशम की बात नहीं कर रहा, बाकी गिने चुने सेलेस्टियल्स की बात कर रहा हूँ जो एरिशम के साइड में हमें दिखे थे। हमने देखा कि इन सेलेस्टियल्स के पास भी काफी कमाल की पावर है क्योंकि ये भी गैलेक्सीज एंड यूनिवर्सेस को शेप दे पा रहे थे और ये इन सेलेस्टियल्स की मेन पावर भी है कि ये मैटर को मैनिपुलेट कर पाते हैं, वो भी गैलेक्सी लेवल तक, जो कि इन्हें एक गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर बनाता है। वॉचर को हमने एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ में देखा एंड ये भी एमसीयू का ही पार्ट है, तो मैंने इन कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया, जिसमें सबसे पहले आया वॉचर। तो वैसे तो वॉचर का काम सिर्फ देखना है, वो मल्टीवर्स से सब यूनिवर्सेस को देखता है कि उनमें चल क्या रहा है, लेकिन वो उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसने इंटरफेयर इसलिए किया क्योंकि अल्ट्राविजन ने पूरे मल्टीवर्स को ही टारगेट कर दिया। वॉचर मल्टीवर्स को अपना होम मानता था एंड इसीलिए वो अल्ट्राविजन के ऊपर टूट पड़ा। एंड यहीं पे हमें पता चला कि वॉचर पर्सनल एट्रीब्यूट, टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन इसके पास है, एनर्जी प्रोजेक्शन एंड रेंज ऑफ मेंटल पावर्स भी इसके पास है। इसने इतनी तगड़ी फाइट दी थी अल्ट्राविजन को, बट अल्ट्राविजन के इन्फिनिटी स्टोन्स के कई अटैक्स को भी इसने सर्वाइव किया था एंड हमने देखा कि इन्फिनिटी स्टोन्स ज्यादा देर तक वॉचर को रोक नहीं सकते। मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की हेल्प से ये काफी अच्छी डिफेंसिव फोर्स फील्ड जनरेट कर पा रहा था अल्ट्राविजन के आगे एंड इसी रीजन की वजह से वॉचर इस लिस्ट में है। तो जब मैंने ये कहा था कि व्हाट इफ के कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करने वाला हूँ मैं, तो आपने इसका अंदाजा लगा लिया होगा। इसने एक एब्सोल्यूट टाइम को चेंज करना था, जिसके लिए इसने 300 सालों तक लगातार पढ़ाई की एंड डिफरेंट स्पेल्स का नॉलेज लिया। डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब करके ये बना द सुप्रीम स्ट्रेंज एंड प्लस पॉइंट इसके पास टाइम स्टोन भी है, इसलिए ये टाइम मैनिपुलेशन भी इजीली यूज कर पा रहा था अल्ट्राविजन के आगे। एंड इन्फिनिटी स्टोन प्लस अल्ट्राविजन के इतनी तगड़ी फाइट देना कोई छोटी बात नहीं है। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसने इन सब क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब किया एंड ये क्रिएचर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को मरने नहीं देते हैं। हालांकि बहुत से पावरफुल क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं, बट डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल है कि इनसे भी लड़ लेता है। वो गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को कैंडी की तरह निगलना, यही इसकी पावर्स को बताता है। तो वैसे तो ही हू रिमेन्स या कैंग द कॉन्करर जो कि इसके पावरफुल वेरिएंट्स थे वो मर चुके हैं। अब ही हू रिमेन्स ने सब कुछ लिखा था तो वो सचमुच एक पावरफुल कैरेक्टर तो होगा, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है तो मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे कैरेक्टर्स है वो कैंग के वेरिएंट्स जो कि हमें यहाँ पे दिखे थे इतने ज्यादा। काउंसिल्स ऑफ कैंग, यहाँ पे हमें कैंग के इतने पावरफुल वेरिएंट्स दिखे, स्पेशली ये 3 जिन्होंने कॉमिक्स में भी कई बार भसड़ मचा के रखी है। कैंग के पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ही हू रिमेन्स भी आराम से टाइम को स्टॉप कर पा रहा था एंड पूरा कंट्रोल था उसका सब टाइमलाइंस के ऊपर। यानी हम ये कह सकते हैं कि कैंग फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा विलन देखने को मिलने वाला है, बट अभी ये फुली रिवील नहीं हुआ है, इसीलिए ये लिस्ट में काफी नीचे है। देखते हैं कौन सा वेरिएंट बाजी मारेगा। ये क्रिएचर तो लिटरली टाइमलाइंस को ही खा जाता है। ये मिला था ही हू रिमेन्स को एंड इसने इसे कंट्रोल करना सीखा एंड यूज किया मल्टीवर्सल वॉर में बाकी कैंग्स के वेरिएंट्स के खिलाफ। इसने इसकी हेल्प से वॉर जीती एंड इसको ही काम दे दिया कि मुझे प्रोटेक्ट करके रख इन द वर्ल्ड। इसके पास कमाल की एबिलिटीज है क्योंकि ये लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर पा रहा था एंड ये एक स्टॉर्म की फॉर्म में एग्जिस्ट है, इसीलिए इसके ऊपर वेपन्स का भी कोई अटैक नहीं किया जा सकता। ये डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसा कि इसने लोकी के साथ फाइट में किया था। एंड इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि ये टाइम और स्पेस के परे है, इसलिए कोई एरा गैरा इसके सामने चला गया तो उसका तो बहुत ही बुरा हाल कर देगा ये।
और वैसे तो डोमामू डार्क डायमेंशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसके पास कमाल की एबिलिटीज हैं। पर इसकी ये डार्क डायमेंशन कितनी पुरानी है हमें ये बात नहीं पता, जो कि मैंने इसके और एरिशम के कंपैरिजन में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन से देख लो उसे। लेकिन क्या है, डोमामू के पास फोर्स एब्जॉर्प्शन है, साउल मैनिपुलेशन है, टेलीपैथिक पावर्स को ये यूज करता है एंड डायमेंशन पोर्टल क्रिएशन इसके पास है। ये डार्क मैजिक को यूज कर पाता है, जिसकी हेल्प से ये बहुत ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। देखो इसकी डायमेंशन से एंशिएंट वन या कैसिलियस जैसे कैरेक्टर्स पावर लेते थे ताकि वो ना मर पाए एंड मैजिक को भी नेक्स्ट लेवल पे यूज कर पाए। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी ट्रू पावर्स क्या है। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के साथ भी इसे बीट नहीं कर पाया था, उसने जस्ट एक लूप में फंसाया था, वो भी खुद को, ताकि वो उसे कंफ्यूज कर पाए। इससे एक और बात क्लियर होती है कि किसी भी टाइप के टाइम मैनिपुलेशन का डार्क डायमेंशन में बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, क्योंकि वो स्पेस और टाइम के परे है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि एलोयथ एंड डोमामू जैसे कैरेक्टर्स काफी नीचे नहीं है, क्योंकि नंबर 3 पे है एरिशम द जज। देखो एरिशम का ओरिजिन इन दोनों कैरेक्टर से काफी डिफरेंट है एमसीयू में, इसीलिए ये मेरे ओपिनियन में थोड़ा ऊपर है, क्योंकि एरिशम ने ही पूरे यूनिवर्स को शेप दिया था एंड इसी ने बिग बैंग करवाया है एक थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम डोमामू एंड एलोयथ जैसे कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इनका ओरिजिन अभी भी अनक्लियर है, इन्हें अच्छी तरह रिवील ही नहीं किया गया है एमसीयू में। तो या एरिशम आराम से किसी भी टाइप की गैलेक्सी को शेप कर पा रहा था अपने डिफरेंट सेलेस्टियल्स की हेल्प से। एंड ये एरिशम द जज है, तो ये किसी को भी पनिश कर सकता है अपनी मर्जी से अगर कोई गलती करे तो। हमें पता है कि इनकी एक परफेक्ट साइकिल चलती है, मतलब एक सेलेस्टियल एक प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद ही पैदा होता है। क्या नंबर 2 एटर्निटी। अब एटर्निटी टाइम गॉड है मार्वल का, जो कि टाइम स्पेस को रिप्रेजेंट करता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। हालांकि एमसीयू में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग दिखा, क्योंकि एटर्निटी इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि इसके पास जो भी सबसे पहले पहुंचे उसकी ये एक विश पूरी करेगा। गॉर ने अपनी बेटी को मांगा, लेकिन अगर वो चाहता तो पूरे गॉड्स की डिस्ट्रक्शन मांग सकता था। एंड अगर एटर्निटी वैसा भी कर सकता है तो आप उसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन कैरिस की मेन एबिलिटी है कि ये रैप कर सकता है मैटर को एंड स्पेस को मैनिफेस्टेशन में, जिसकी वजह से इसे रोकना काफी मुश्किल है। हालांकि कॉमिक्स में हर यूनिवर्स का अपना अपना एटर्निटी होगा, यानी एक यूनिवर्स में सिर्फ एक एटर्निटी है जो कि अपने टाइम एंड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्स के। एंड इसीलिए ये कैरेक्टर एक यूनिवर्सल लेवल है। खैर अब बारी आती है नंबर 1 की, बट उससे पहले एक स्पेशल मेंशन लिविंग ट्रिब्यूनल के लिए। ये मल्टीवर्सल लो है एंड अगर ये इस लिस्ट में होता तो नंबर 1 पे ही होता, बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसे सेटअप नहीं किया गया है। हमें सिर्फ एक झलक दिखी है, जिससे ये पता करना काफी मुश्किल है कि लिविंग ट्रिब्यूनल का आगे रोल क्या होने वाला है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड ही नहीं किया। खैर नंबर 1 नन अदर देन लोकी। लोकी को उसका ग्लोरियस पर्पस फाइनली मिल ही गया। उसने सब टाइमलाइंस को पकड़ा, उन्हें पावर दी, यगादृशील ट्री को फॉर्म किया एंड बन गया वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स। और इसीलिए लोकी जब मर्जी इन टाइमलाइंस में देख सकता है, बिल्कुल वॉचर की तरह, बट इसने इंटरफेयर करने के बारे में नहीं सोचा है। तो आप कहोगे फिर ये इतना ऊपर कैसे है, क्योंकि इसके पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर्स है। ये टाइम को कंट्रोल कर सकता है, टाइम स्लिप की हेल्प से कभी भी पास्ट में जा सकता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके पास टाइम स्टॉप है, जिसकी वजह से ये किसी को एक झटके में रोक सकता है, जैसा इसने सिल्वी के साथ किया था। आपको यकीन नहीं होगा कि इसने जिन भी टाइमलाइंस को पकड़ा उनमें रिक्रिएशन स्टार्ट हुई एंड उनकी टाइमिंग फिर से रीस्टार्ट हुई, जो बात बताती है कि लोकी टाइम को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है थ्रू हिज टाइमलाइंस, जो कि उसे गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनाती है। एंड आई थिंक जब तक लिविंग ट्रिब्यूनल या बियॉन्ड जैसे कैरेक्टर की डेवलपमेंट एमसीयू के अंदर नहीं होती है, तब तक लोकी सबसे पावरफुल कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि वो मल्टीवर्स के बाहर बैठ के मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है। एंड अगर हमारी थ्योरी सच हो तो अगर अलग अलग यूनिवर्स में अपना अपना एटर्निटी हो तो इन सब ब्रांचेस में अपना अपना एटर्निटी होगा। एंड लोकी ने तो कितनी ब्रांचेस को पकड़ा है, समझे कुछ। और इसीलिए लोकी एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर बन चुका है। खैर अगर मुझसे कुछ भी मिस हो गया तो कमेंट में बता देना। अपना पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल लिस्ट भी कमेंट में शेयर करके जरूर जाना। व्हाट्सएप चैनल को जल्दी ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि वहाँ पे आपको नए नए अपडेट्स आपके फेवरेट शो से रिलेटेड मिलते रहेंगे। बाय।